हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जेरेंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखा था कि जेरेंड का फॉर्म क्या होता है, उसे बनाया कैसे जाता है, जिसमें हमने ये जाना कि जेरेंड वर्ब फोर के फॉर्म को कहते हैं और जेरेंड बनाने का जो तरीका होता है जब आप किसी वर्ब को नाउन के जगह पे ले जाते हैं, जब आप किसी वर्ब को नाउन के जगह पे ले जाते हैं तो वहां उसे वर्ब फोर बनाना पड़ता है जिसका नाम जेरेंड कहा जाता है। जिस वर्ब फोर को क्या कहा जाता है? जेरेंड कहा जाता है। ठीक है, आज हम लोग जेरेंड के अलग अलग यूजेस को सीखेंगे। बाबू तुम जेरेंड बोल लो या वर्ब फोर बोल लो, वो बात एक ही है। जेरेंड के अलग अलग यूजेस को सीखेंगे कि हम जेरेंड को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कुछ बेसिक पॉइंट्स भी होंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं उनको उस समय बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लोग जेरेंड के सारी यूजेस को स्टडी करने की शुरुआत करते हैं। आइए, जेरेंड का जो सबसे पहला यूज है, बिल्कुल फर्स्ट, एज अ सब्जेक्ट, यानी जेरेंड का यूज आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जेरेंड का यूज आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। इसका मतलब वर्ब फोर का यूज, वर्ब फोर का यूज आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल। इस सेंटेंस को अगर गौर करो तो स्मोकिंग एक वर्ब फोर है जिसका ग्रामेटिकल नाम क्या है? जेरेंड। ग्रामेटिकल नेम क्या है? जेरेंड। अब ध्यान दो, स्मोकिंग को हमने यूज किस रूप में किया? एक सब्जेक्ट के रूप में। कैसे किया? इस इज जो वर्ब है, ये जो इज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट यहां क्या बना? स्मोकिंग। तो हमारा पॉइंट ये क्लियर हुआ कि जब हम वर्ब फोर को चाहें तो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं और उसी वर्ब फोर को जेरेंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है, एक और एग्जांपल ले लिया जाए। देखो, एक और एग्जांपल लो तो सेंटेंस हमारा बना, स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। तो यहां हमने स्विमिंग वर्ब फोर का यूज किया, किस रूप में किया? एक सब्जेक्ट के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में। ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग। यानी जेरेंड का यूज आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जेरेंड का यूज आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर कहो तो किसी भी वर्ब फोर को तुम सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हो। किसी भी वर्ब फोर को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। पॉइंट नंबर 2 है एज एन ऑब्जेक्ट। आप जेरेंड का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, यानी वर्ब फोर को आप ऑब्जेक्ट के जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखो, ही लाइक्स सिंगिंग, ही लाइक्स सिंगिंग। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब है बाबू, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने वर्ब फोर को किस जगह पे रखा? ऑब्जेक्ट के जगह पे। यानी जेरेंड का यूज आप सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और जेरेंड का यूज आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, वाशु हैज स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, वाशु हैज स्टॉप्ड ड्रिंकिंग। अब ध्यान दो, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ वाशु, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज आया, फिर एक मेन वर्ब स्टॉप्ड आया, और उस स्टॉप के बाद, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट के जगह हमने किसका यूज किया? वर्ब फोर का। यानी जेरेंड का यूज आप सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो सीधे शब्दों में आप इस बात को ऐसे याद रखें कि वर्ब फोर को हम सब्जेक्ट के जगह भी यूज कर सकते हैं और वर्ब फोर को हम ऑब्जेक्ट के जगह भी यूज कर सकते हैं। वर्ब फोर सब्जेक्ट के जगह भी यूज किया जा सकता है और वर्ब फोर ऑब्जेक्ट के जगह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे। देखो, पॉइंट नंबर 3 से जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को अच्छे से लिखना और अच्छे से स्टडी करना। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 को, देखो, अवॉइड, माइंड, एक्सक्यूज, एप्रिसिएट, वर्थ, गुड यूज, नो यूज, एटसेट्रा। इन शब्दों के साथ जब हम वर्ब का यूज करें तो आप वर्ब फोर का ही यूज करें और किसी वर्ब का यूज ना करें। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये सब पॉइंट है, इसलिए इनको ध्यान से सीखना। इन वर्ड्स के बाद हम लोग वर्ब फोर का यूज करेंगे, किसी और वर्ब के फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। जैसे देयर इज नो यूज टू प्ले नाउ,
सेंटेंस क्या है, देयर इज नो यूज टू प्ले नाउ, तो नो यूज मिला आपको बाबू। इस नो यूज के साथ हमें वर्ब का जो फॉर्म देना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वर्ब फोर के फॉर्म में, यानी जेड के फॉर्म में। तो यहां से हम टू प्ले को हटाएंगे और क्या यूज करेंगे, प्लेइंग, और सेंटेंस बोलेंगे देयर इज नो यूज प्लेइंग नाउ, देयर इज नो यूज प्लेइंग नाउ। एक और एग्जांपल देख लो, ही डज नॉट माइंड टू कम हियर, he does not mind to come here। अगर इस सेंटेंस को गौर से देखो, he does not mind, mind का यूज किया गया, इसके साथ वर्ब दिया गया, और जब mind के साथ हम लोग वर्ब लगाएंगे तो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, वर्ब फोर। तो हम इस 2 + V1 को हटा के, टू कम को हटा के यहाँ वर्ब फोर का यूज करेंगे और डायरेक्टली बोलेंगे he does not mind coming here, he does not mind coming here। See one more example, you must avoid to drink, you must avoid to drink, we have avoid right here, यहां पे हमें avoid दिया गया, इस avoid के बाद we have to use verb 4, so to drink will be replaced by drinking, to drink को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, drinking से, और सेंटेंस क्या बोलेंगे, you must avoid drinking, you must avoid drinking। तो ये वो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और भी 2-3 पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन पहले आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लें कि इन वर्ड्स के बाद, इन वर्ब्स के बाद हम लोग जब वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब 4 के फॉर्म में होगा, इन वर्ब्स के बाद जब हम लोग वर्ब लगाएंगे वो वर्ब 4 के फॉर्म में होगा और किसी फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर जो 4 हमें स्टडी करना है, ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाने वाला पॉइंट है, इसलिए ध्यान देना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेपोजिशन के साथ जब हम वर्ब को यूज करें तो उसका फॉर्म भी वर्ब 4 का होगा, यानी प्रेपोजिशन के साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो वो वर्ब 4 के फॉर्म में होगा, और उसी वर्ब 4 को हम लोग जेरेंट कहते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब आए तो वो वर्ब 4 के फॉर्म में होगा। आइए इस बात को एक एग्जांपल से देखते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में गौर करो, ऑफ प्रेपोजिशन है, और जैसे ही प्रेपोजिशन के साथ हमने वर्ब का यूज किया, उसका जो फॉर्म हमने रखा वो किस फॉर्म में रखा, वर्ब 4 के फॉर्म में। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, he is interested in singing। अगर ये सेंटेंस दिया जाए, he is interested in singing, इन भी एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ जब हमने वर्ब लगाया तो उसका वापस जो फॉर्म रहा वो क्या रहा, वर्ब 4 का फॉर्म रहा। ठीक है, सी वन मोर एग्जांपल, I was hopeful of winning the match, I was hopeful of winning the match। अब अगर गौर करो तो सेंटेंस क्या है, I was hopeful of winning the match, यहाँ ऑफ प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन के बाद हमने वर्ब लगाया तो किस फॉर्म में रखा गया, उसे भी वर्ब 4 के फॉर्म में, उसे किस फॉर्म में रखे, वर्ब 4 के फॉर्म में। ठीक है, तो आपके एग्जाम में प्रेपोजिशन से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो जेरेंट का क्वेश्चन है वो यही है कि प्रेपोजिशन के साथ अगर कोई वर्ब लगाओ तो वो वर्ब 4 के फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो यहाँ कौन से प्रेपोजिशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, आप पाएंगे कि ये तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन कंफ्यूजन जहां है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है। टू के बाद हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं, ये बात हमें अच्छी तरह से पता है, जैसे आई वॉन्ट टू गो, टू के बाद हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेपोजिशन के रूप में टू के साथ वर्ब 1 का यूज नहीं होता है, वर्ब 4 का यूज होता है। ठीक, हम एक दो एग्जांपल लिखते हैं, आइए उन एग्जांपल्स पे ध्यान दें। देखिए, जैसे he was looking forward to meet her again। एक ये सेंटेंस ले लो, they are addicted to gamble, I'm used to teach। ठीक है, इन 3 एग्जांपल में गौर करो।
अगर हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को पाए तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि टू के बाद वर्ब वन आया है, बिल्कुल सही है। लेकिन बाबू जब प्रेपोजिशन है, हम लोग अभी प्रेपोजिशन वाले पॉइंट को याद करें तो प्रेपोजिशन के साथ जो भी वर्ब आता है वो वर्ब फोर होता है। तो टू प्रेपोजिशन के लिस्ट में भी तो है, तो जब टू प्रेपोजिशन के लिस्ट में है तो उसके साथ क्या आना चाहिए, वर्ब फोर। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको कुछ एक्सप्रेशन याद रखने हैं, उन एक्सप्रेशन से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला आप याद रखो, लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज्ड टू। इस बी का मतलब क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ठीक है। यानी यूज्ड टू के पहले अगर बी लगा हुआ हो या इज, एम, आर, वॉज, वेयर लगा हुआ हो, ठीक है। अगला जो एक्सप्रेशन है वो है एडिक्टेड टू, ऑब्जेक्शन टू, accustomed to, habituated to, with a view to। कम से कम इतना ध्यान रखो। इनके बाद आपको एग्जाम वर्ब वन देगा, आप उस वर्ब वन के जगह क्या यूज करेंगे, वर्ब फोर। देखो टू के बाद भी वन आता है, लेकिन जैसे टू के बाद भी वन आता है वो उसको इन्फिनेटिव बनाता है, जिसकी जानकारी हम आपको इन्फिनेटिव चैप्टर में देंगे, इन्फिनेटिव पॉइंट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लेकिन आज हमने क्या सीखा कि प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब लगाएंगे, प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब लगाएंगे तो वो वर्ब फोर होगा। तो ये वो जगह है जहां पे टू का यूज एज अ प्रेपोजिशन किया जाता है, ठीक है। तो जब आप टू के बाद वर्ब वन देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ हम लोग वर्ब फोर का यूज करेंगे। तो आप इस सेंटेंस को सुधारने की कोशिश करें। तो सबसे पहला सेंटेंस था ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, मीट ना होकर के हम लोग क्या यूज करें, मीटिंग, ठीक है। तो सेंटेंस बना ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर अगेन। दूसरा जो सेंटेंस है, दे आर एडिक्टेड टू गैम्बल, गैम्बल नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। अगला जो एग्जांपल है, आई एम यूज्ड टू टीच। देखो अगर सेंटेंस आई यूज्ड टू टीच होता, अगर सेंटेंस आई यूज्ड टू टीच होता तो इसका भी अपना एक मतलब निकलता, ठीक है। जब आप पास्ट में कोई काम कंटिन्यू करते थे, जैसे आई यूज्ड टू टीच, आपकी एक आदत हुआ करती थी, ठीक है, मैं पढ़ाया करता था। लेकिन जब यूज्ड टू के पहले इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इज, एम, आर, वॉज, वेयर या बी का यूज कर दिया जाए तो ये ध्यान रखना कि यूज्ड टू के साथ वर्ब का फॉर्म क्या होगा, वर्ब फोर। तो हम यहाँ टीच नहीं करके क्या यूज करेंगे, टीचिंग। तो सेंटेंस होना चाहिए था आई एम यूज्ड टू टीचिंग, आई एम यूज्ड टू टीचिंग। तो ये वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा जेरंड से उठाया जाता है हमारे एग्जाम में। तो आप इनको ध्यान रखें, आपका एग्जाम मोस्टली इन्हीं को बार बार पूछता रहता है, तो कम से कम इतना ध्यान रखो। और टू कब प्रेपोजिशन होता है कब नहीं, ये जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाता है, और इन्फिनेटिव जब पढ़ोगे तो भी क्लियर होगा कि टू के बाद भी वन कहां कहां आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जेरंड के अगले पॉइंट की ओर आते हैं। देखो जेरंड का जो अगला पॉइंट है वो ये कहेगा कि जब आप किसी सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन इनका यूज करो और उसके तुरंत बाद आप वर्ब फोर का यूज करो, यानी नाउन और प्रोनाउन के साथ ही वर्ब फोर लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का जो फॉर्म होगा वो फॉर्म पोसेसिव होगा। नाउन और प्रोनाउन का जो फॉर्म होगा वो फॉर्म पोसेसिव होगा। पोसेसिव फॉर्म यानी बाबू, पोसेसिव फॉर्म का मतलब वैसा फॉर्म जो अधिकार बताए। जैसे राम की किताब तो हम कहते हैं राम्स बुक, लेकिन मेरी किताब जब प्रोनाउन का अधिकार बताते हैं, मेरी किताब, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं माई बुक, ठीक है। तो प्रोनाउन का जो पोसेसिव है वो हमें ऑलरेडी दे दिया गया है। कैसे, आई का जो पोसेशन बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, माई। वी का आवर, और यू का योर, दे का दियर, ही का हिज, सी के लिए हर, और इट के लिए इट्स। ये हुआ प्रोनाउन का पोसेसिव फॉर्म, यानी प्रोनाउन के पोसेसिव फॉर्म में हमें मेहनत नहीं करनी है। लेकिन नाउन के पोसेसिव फॉर्म को तैयार करने में हमें एपोस्ट्रोफ मदद करता है। कौन मदद करता है, एपोस्ट्रोफ। जब आप नाउन का पोसेशन तैयार करते हैं तो आप नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ कॉमा और एस का यूज करते हैं। आप नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ कॉमा और एस का यूज करते हैं। कई बार आपने लिखा होगा राम का घर, तो राम्स होम, क्या लिखते हैं, राम्स होम। देखो एपोस्ट्रोफ एक बहुत अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम लोग नाउन के केस में डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस पॉइंट को समझने के लिए इतनी ही बात काफी है, इसलिए ध्यान दें। देखो
अब इस पॉइंट से हमें क्या सीखना है, जेरंड से इसको रिलेट करते हैं। एग्जाम दो तरीके से क्वेश्चन करेगा, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब का फॉर्म कुछ और देगा, जबकि आपको यूज क्या करना है, वर्ब फोर। दूसरा पॉइंट यह है कि वर्ब फोर के ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ होगा, वर्ब फोर के ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ होगा, तो उस नाउन या प्रोनाउन का जो फॉर्म होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, पोसेसिव। तो दोनों एंगल से एग्जाम क्वेश्चन करता है। हम एग्जांपल से इस बात को समझाएं। जैसे मैं आपको कह दूं, यू शुड नॉट माइंड हिम कमिंग लेट, पहला ये। दूसरा इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा चेंज करें, यू शुड नॉट माइंड हिज कम लेट। एक और एग्जांपल देख लो, we really liked Lata's singing. We really liked Lata's singing. अब ध्यान देना, तीनों एग्जाम्पल को चेक करो। इन तीनों एग्जाम्पल में जो हमें अभी पॉइंट चेक करना है वो क्या है, देखो, you should not mind him coming late। कमिंग वर्ब फोर है और वर्ब फोर के पहले ठीक प्रोनाउन का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, प्रोनाउन का यूज किया गया। तो क्या प्रोनाउन के साथ वर्ब फोर लगाया जा सकता है, बिल्कुल हाँ, प्रोनाउन के तुरंत बाद हम वर्ब फोर लगा सकते हैं, यानी ये वर्ब फोर बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम बात करें वर्ब फोर के साथ प्रोनाउन की, तो वहां प्रोनाउन का फॉर्म कैसा होना चाहिए, पोसेसिव फॉर्म। और ही का जो पोसेसिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, हिज होता है। तो हम यहाँ हिम को गलत करके क्या कहेंगे, हिज। अब देखो एग्जाम वर्ब फोर को चेंज नहीं करके प्रोनाउन को चेंज कर दिया, तो हमें क्या दिक्कत है, हम इस वाली बात को भी जानते हैं और इस वाली बात को भी जानते हैं। जिसको एग्जाम गलत करेगा हम उसी को सुधारना है, हम उसी को सुधारेंगे, ठीक है। यू शुड नॉट माइंड हिज कम लेट। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखो, यू शुड नॉट माइंड हिज कम लेट। प्रोनाउन दिया गया हमें पोसेसिव फॉर्म का, प्रोनाउन दिया गया पोसेसिव फॉर्म का, ये वाला, ठीक। इसके तुरंत बाद एक वर्ब दिया गया, तो तुरंत बाद जो वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वर्ब फोर के फॉर्म में। तो कम नहीं यूज करके हम लोग किसका यूज करेंगे, कमिंग का यूज करेंगे। तो ये जो पॉइंट है एग्जाम दोनों तरीके से पूछते रहता है, ये ध्यान देना। कभी प्रोनाउन का फॉर्म गलत लिखेगा तो कभी प्रोनाउन का फॉर्म सही देगा तो वर्ब का फॉर्म गलत लिखेगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट को देखो, अगले एग्जाम्पल को देखो, वी रियली लाइक्ड लताज सिंगिंग। अब ध्यान देना, लता नाउन है और नाउन के तुरंत बाद वर्ब फोर लगाया गया, लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। नाउन के तुरंत बाद वर्ब फोर लगाया जा सकता है, यानी वर्ब फोर सही है। लेकिन इस कंडीशन में नाउन का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, पोसेसिव होगा। और नाउन का पोसेसिव फॉर्म किससे तैयार होता है, एपोस्ट्रोफ कॉमा एस से। तो हम लोग यहाँ लता को लता ना लिख करके क्या लिखे हैं, लताज। इसका मतलब यहाँ भी बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई एरर नहीं है। एरर कब होता, जब यहाँ लता में एपोस्ट्रोफ नहीं दिया जाता और बोलता वी रियली लाइक्ड लता सिंगिंग, तो लता ना लिख करके हम लोग लताज का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा एरर कब होता, जब एग्जाम बोल देता वी रियली लाइक्ड लताज सिंग, वर्ब को चेंज करता। तो भी हम देखते हैं कि अगर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, पोसेशन लगा हुआ है, तो जो वर्ब आएगा उसके तुरंत बाद वो वर्ब फोर का फॉर्म होगा, जो वर्ब आएगा उसके तुरंत बाद वो वर्ब फोर का फॉर्म होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जेरंड को लेकर के, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इन पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अगला जो वीडियो आएगा कल, उसमें हम लोग जेरंड से रिलेटेड पढ़े हुए पॉइंट से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो भी पढ़ा हुआ पॉइंट है इससे रिलेटेड जेरंड का जो भी क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में, उनसे 10-15 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और साथ में कुछ छोटी मोटी बात जेरंड की बाकी रह गई है तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल आप आज इन चीजों का ध्यान दें, पिछले वाले वीडियो को ध्यान दें, आज वाले वीडियो को ध्यान दें, दोनों को देखने की कोशिश करें, तब जाके आपका जेरंड का पूरा थ्योरी क्लियर होगा। देखो मैंने कहीं जेरंड कहा है, कहीं वर्ब फोर कहा है। इस पूरे चैप्टर में वर्ब फोर या जेरंड एक ही शब्द को कहा जा रहा है जो वर्ब नाउन के जैसा बिहेव करता है, जो वर्ब नाउन की जगह पे आता है, जो वर्ब नाउन के जैसा काम करता है। किसी भी शब्द से समझ लो वो है जेरंड ही, और उसका जो फॉर्म होता है वो वर्ब फोर का ही होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू एवरीवन।